वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी तक हम मैग्नेटिज्म के अंदर काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर स्पेशल कोई टॉपिक नहीं करवाया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल। ठीक है, ये रूल्स हम समझ लेते हैं क्योंकि बार बार हमें अप्लाई करने पड़ते हैं और हमें कई बार जो है उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कौन सा रूल किस टाइम पे अप्लाई करना है। तो आज मैं आपको डिटेल में ये सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। सो डियर स्टूडेंट, आपने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने वहां पे डाला है। उसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कब कौन सा अप्लाई करना है और है क्या? देखिए, जनरली यहां पे मैंने जो स्टेटमेंट लिख रखी है वो क्या लिख रखी है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। ये हमारा मान लिया कि लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये थंब है, इसको मैं फोर फिंगर बोलूंगा और इसको मिडिल फिंगर, ठीक है। थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। इनको अगर हम स्ट्रेच करें इस तरीके से, अगर हम इनको स्ट्रेच करते हैं इस तरीके से, तो जब हम इनको स्ट्रेच करेंगे तो हमारा ये मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, ऑल दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये आपस में भी परपेंडिकुलर और ये आपस में परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर हमें क्या देता है, देखिए ये जनरली हमें करंट की डायरेक्शन देगा, ठीक है। जो हमने करंट इसको अप्लाई किया है वो करंट की डायरेक्शन हमें मिडिल फिंगर से पता चलेगी। फोर फिंगर से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जनरेटेड, ठीक है। जो फोर्स प्रोड्यूस होगा किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो वो थंब से हमें पता चलेगा, थंब की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स जो जनरेट होगा, जो फोर्स जनरेट होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगा? थंब की डायरेक्शन में, ठीक है। यही चीज मैंने लिखी है। इफ वी स्ट्रेच आवर left hand finger in such a way that middle finger, forefinger and thumb are mutually perpendicular to each other, then forefinger means ये वाली finger will give the direction of magnetic field. Middle finger, ये वाली finger, middle finger will give the direction of electric current and thumb will give the direction of force acting on a charged particle. तो ये thumb हमें चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। और वो मैग्नेटिक फोर्स लगता कितना है ये हम पढ़ चुके हैं, F = QVB sin थीटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। दूसरा आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब यही सारी चीज राइट हैंड के लिए है, ठीक है। सेम वही फिंगर्स हैं ये, ठीक है। ये थंब, फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, इनको हमने स्ट्रेच किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाया एक दूसरे को, ठीक है। इनको स्ट्रेच करने के बाद में जब ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इस बार हम क्या करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, किस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की हमें ऑलरेडी डायरेक्शन पता है और यहां से हम करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड फिंगर इन सच ए वे दैट middle finger, forefinger and thumb are mutually perpendicular to each other, then forefinger will give the direction of magnetic field, forefinger will give the direction of magnetic field, ठीक है। thumb will give the direction of force applied thumb से हमें पता चलेगा, ठीक है। और middle finger will give the direction of induced current, जो करंट इंड्यूस होगा वो हमें मिडिल फिंगर से पता चलेगा। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये कब लगाना है, ये कब लगाना है, थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये जो रूल है लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल हम जनरली कब लगाते हैं मैं ये आपको क्लियर कर दूं। ये हम तब लगाते हैं जैसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जहां देखना चाहते हैं वहां पे ये रूल लगता है, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसे कि मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, आपने करंट दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर,
अब आपको ये नहीं पता वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगा। ठीक है, जहां पे हम करंट देते हैं, फैन हो गया और उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो उसमें आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। जबकि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम लगाते हैं जिसमें करंट प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक जनरेटर में करते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही बच्चों को क्लियर नहीं होता कि कौन सा रूल कब लगाए। दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में ये 3 फिंगर्स का ही इस्तेमाल होता है, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर। और ये थंब फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बता रहा है। दोनों में सेम है, बट दोनों को अप्लाई कब करना है ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब वो कब अप्लाई करते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, इस द राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट हैंड थंब रूल जनरली क्या है, जैसे ये जो हमारा राइट हैंड है इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं, कर्ल कर लिया फिंगर्स को, ऐसे थंब के चारों तरफ रोटेट करते हैं। तो थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मान लिया कि ये एक मेरे पास कंडक्टर है और इसमें करंट जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यानी ब्लैक कैप की तरफ इसका करंट की डायरेक्शन है। तो मैं इसको अगर होल्ड करूं इस तरीके से और इसके चारों तरफ फिंगर ऐसे कर्ल होंगी, थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर विल बी गिवन बाय द कर्लिंग फिंगर्स। ये कर्लिंग फिंगर है। ठीक है, ये कर्लिंग फिंगर किस डायरेक्शन में मुड़ रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनेगा। तो राइट हैंड थंब रूल जनरली हम यूज करते हैं जब भी स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना हो। ठीक है, या फिर बिल्कुल छोटा सा भी पोर्शन हो, जैसे बॉयड सर्किट लॉ में हमने स्टडी किया था आइडियल करंट एलिमेंट, तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड तो कंसेंट्रिक सर्किल में ही बनेगा। तो कंसेंट्रिक सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा ये कर्लिंग फिंगर से हमें पता चलेगा। यही राइट हैंड थंब रूल में लिखा है। ठीक है, इफ वी होल्ड द स्ट्रेट कंडक्टर इन ए ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड, then the thumb will give the direction of electric current. Thumb will give the direction of electric current flowing in the conductor, and the curling finger, जो मुड़ी हुई fingers हैं, curling finger will give the direction of magnetic field around it. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देगी उसके चारों तरफ। इसी तरीके से मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल है। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल क्या बोलता है, ये एक सपोज करो कि स्क्रू है कोई, ठीक है, इसको हम रोटेट करेंगे। सपोज करो ये कंडक्टर है, इस पे मैंने स्क्रू को ऐसे रखा है, स्क्रू को, ठीक है, और इस स्क्रू को मैं ऐसे घुमाता हूं, तो जो ये किस डायरेक्शन में एडवांस करेगा, जैसे राइट हैंड में मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, और आपने रोटेट किस डायरेक्शन में किया है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया आपको आपने इसने, तो एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ सपोज करो। ठीक है, वैसे ये जो रूल है कॉर्कस्क्रू रूल, ये हमारे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया कि इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें चेक करनी हो तो कॉर्कस्क्रू, अगर मैं इस कॉर्कस्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, स्क्रू को क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएंगे तो घुमाने की जो डायरेक्शन है वो तो हमें हमारे लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन बताएगा, और जो इसकी टिप है वो किस डायरेक्शन में एडवांस करेगी वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसे क्लॉकवाइज घुमाया तो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में ये एंटर करेगा, ठीक है, एडवांस करेगा, तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो लूप के अंदर, तो हमारा जो कॉर्कस्क्रू है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर एडवांस करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब करंट होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होने से मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर में बनेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूज होते हैं वो रूल थे जो आपको सारे समझ में भी आ गए होंगे। किस टाइम पे कौन सा अप्लाई करना है ये भी थोड़ा समझ आया होगा। ये करवाने के पीछे एक वजह थी, हम बार बार
किसी भी टॉपिक के अंदर कभी राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, कभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, लेकिन कब कौन सा यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये टॉपिक स्पेशली रखा गया है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और हम कवर करते हैं, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है? ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या है? देखिए, लॉरेंज फोर्स जनरली किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला वो फोर्स है जब वो चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं। कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड से हमारा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जहां दोनों फील्ड एक्ट कर रहे हैं और चार्ज पार्टिकल उस फील्ड के अंदर से अगर मूव कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, सो लॉरेंज फोर्स द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम इसको बोल सकते हैं लॉरेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट करेगा उसको एफ ई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू इंटू ई हम कह सकते हैं, क्यू इंटू ई। ये हमने पढ़ा हुआ है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, और लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स हम अगर कहें, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, आपको पता है जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर फोर्स जो लगता है वो हमने पढ़ा था क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना चाह रहे हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्योंकि साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में होगी। तो ये दोनों कंबाइन होंगे, टोटल लॉरेंज फोर्स जो बनेगा, टोटल लॉरेंज फोर्स, ठीक है, F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। सो F इज इक्वल टू, ये है हमारा Q इंटू ई और ये है Q इंटू V क्रॉस B, और यू मे राइट इट एज F इज इक्वल टू Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B। ये टोटल लॉरेंज फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रहे, इसमें से मान लिया हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में है तो हमें पता है ये जो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है ये पोर्शन जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिर्फ उस पर ये फोर्स बचेगा। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या अपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड, मान लिया 0 डिग्री पे, जैसे हमने ये पढ़ लिया, सारी चीज मैंने पहले ही पढ़ा रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर इधर मूव कर रहा है या हो सकता है इधर मूव कर रहा है, उस केस में एंगल 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, 0 या 180 डिग्री, साइन 0 या साइन 180 0 होता है, तो अगेन मैग्नेटिक फोर्स जो है 0 हो जाएगा, सिर्फ उस पर क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, क्यू इंटू ई। चार्ज अगर रेस्ट में है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई। चार्ज अगर मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, उस केस में भी उस पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रहे, अगर चार्ज रेस्ट में है, चार्ज अगर हमारा रेस्ट में है तो वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? चार्ज अगर हमारा रेस्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये मैं बता देता हूं, ये चीज याद रखना। मूविंग चार्ज, और मूविंग चार्ज में भी हम ये कहें एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस electric field as well as magnetic field।
ठीक है, चार्ज एट रेस्ट produces only इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मोशन में है, मूविंग चार्ज है, स्ट्रेट लाइन में है जैसे कि, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और चार्ज अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये आपको समझ आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर इन पे आता है, इस टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपल, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का और इनका किया था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ है। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट में मूव कर रहा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले पे जाइए। अगर अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। और अगर वो चार्ज रेस्ट में है तो भी यही बचेगा। 60 डिग्री पे जा रहा है तो क्यू वी बी साइन 60, दैट्स ऑल। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। ये हमारा 8th लेक्चर था मैग्नेटिज्म का, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।